उसमें पहला अभ्यास कार्य जो करने के लिए है वो है अव्यय पद चुनकर आपको यहाँ पर भरने हैं। अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो देखिए, पहला है वृक्षस्य खगः वसन्ति, तो पेड़ के कहाँ पर? ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपरी, वृक्षस्य उपरि खगा वसन्ति। अलम विवादेन, विवाद क्या? विवादेन, विवादेन मतलब विवाद नहीं करना, क्या नहीं करना? अलम, मत करो, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, यहाँ पर आएगा बही, ठीक है। वर्षा काले मतलब बारिश के समय, या वर्षा काल में जिस समय बारिश हो रही होती है, बारिश के समय, गृहात् घर से, बही माने बाहर, माँ माने मत, गच्छ माने जाओ, घर से बाहर मत जाओ। मंच से अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर, अंतः मतलब यहाँ पर अंदर से है, अंदर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अशुद्ध पद चित्वा, यानी अशुद्ध पद चुनकर आपको उसको सामने लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक शब्द भिन्न प्रकृति का है, तो जो शब्द भिन्न प्रकृति का है उसे हम सामने लिखेंगे। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो इसमें से गमन्ति कोई शब्द संस्कृत का नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गमन्ति। दूसरा है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, तो गजेण भी कोई शब्द नहीं बनता है संस्कृत में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गजेण। लतया, मातया, रमया, निशया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं चतुर्थी विभक्ति के, और इनमें से कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर रिक्त ही रखेंगे। लते, रमे, माते और प्रिय, तो इनमें से माते शब्द जो है वो अशुद्ध है। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, तो सेवति शब्द जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसको भी हम चुनकर यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका समानार्थक शब्द चुनकर लिखो। समानार्थक मतलब जो समान अर्थ देते हैं, तो यहाँ पर जो समान अर्थ हैं मतलब संस्कृत के जो समान अर्थ देने वाले शब्द हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करना, तो उसको संस्कृत में ही बोलते हैं लब्ध्वा। कुशलः माने कुशल, तो संस्कृत में इसे कहा जाता है दक्षः। हर्षस्य, हर्षस्य माने प्रसन्नता का, तो उसके लिए आ जाएगा प्रसन्नतायाः। देहस्य, शरीरस्य। वैद्यम, चिकित्सकम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समानार्थक शब्द लिखे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नों को पढ़कर एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। एक पद का मतलब है एक शब्द में आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर कितने बालक बैठे हुए थे? तो कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आपने देखा था कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, तो हम लिखेंगे चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, तो जब गोष्ठी हो रही थी कौन शोर कर रहे थे? श्रोतागण कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, यानी गजाधर ने किस उद्देश्य से, मतलब किसके विषय में काव्य रचना की, किसके विषय में की थी? आधुनिक वैद्य के बारे में, ठीक है। आगे है तंदुलकस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, जो तंदुली था, जो तोंदुमल था, वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा था? तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः पुनः क्या प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं? तो इस पाठ के आधार पर यहाँ पे इसका उत्तर होगा शरीराणि। अगला है किम कृत्वा घृतम पिबेत,
कि क्या करके घी पीना चाहिए। इस पाठ के अनुसार क्या करके घी पीना चाहिए, तो आंसर होगा ऋणम। ऋण यानी उधार लेकर भी हमें घी पीना चाहिए, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। अगले प्रश्न में आपको एक कहानी दी गई है। उस कहानी के लिए आपको ऊपर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों को चुनकर इस कहानी को आपको पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। पुरा एकस्य नृपः एकः वानरः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा के पास एक बंदर था। कैसा बंदर था वो? प्रियः। तो पहले में आएगा प्रियः। एकदा नृपः आसीत्। एक बार राजा जो था क्या था? सोया हुआ था। तो यहाँ पे आएगा सुप्तः। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजियत। जो बंदर था वो उसे पंखे से हवा कर रहा था। तो यहाँ पे व्यजनेन लिखेंगे हम। तदैव एकदा डैश नृपस्य नासिकायाम उपविशत। अब इसमें कौन बैठ? तदैव तभी, तद माने तब, एव माने ही, तभी, एक माने एक, यहाँ पर आएगा मक्षिका। मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति। हालांकि बंदर जो था वो बार बार पंखे से उसे उड़ा रहा था। निवारयति स्म, उड़ा रहा था। तथापि सः पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। परंतु जो मक्खी थी वो बार बार राजा की नाक के ऊपर ही आ बैठती थी। अन्ते स मक्षिका हन्तुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्षिका को मारने के लिए खड्ग से यानी तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डेय। मक्षिका तो उड़ गई, उड़कर दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, खड्ग के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अत एवोच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो इस कहानी के बाद अब आपको अगला क्वेश्चन है आपका विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम शब्दों को मिलाना है। जैसे हमने समानार्थक शब्द देखे थे अभी संस्कृत के, उसी तरीके से यहाँ पर विलोम शब्द भी हैं। देखिए, अधः माने नीचे, तो नीचे का क्या हो जाएगा? ऊपरी। अंतः, अंतः माने अंदर, बहि माने बाहर। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे माना बुरी बुद्धि वाला, और दुर्बुद्धि का हो जाएगा सुबुद्धे यानी सद्बुद्धि वाला। उच्चई, उच्चई माने जोर से, तो उच्चई का विलोम होगा निच्चई। दुर्लभम, दुर्लभम माने असाध्य, तो और उसका हो जाएगा सुलभम, जो आसानी से प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आपका ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब आप ये सभी अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आपको शब्दार्थ करने हैं और ये सभी अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करने हैं, और साथ ही साथ आप अपने पुस्तक को भी पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।